ये क्वेश्चन जो सामने स्क्रीन पर है इसको हमें सॉल्व करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास दिया हुआ है, मोल्स हम निकाल सकते हैं। टेम्परेचर गिवन है 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर गिवन है 1 बार। आर की वैल्यू हमें दी हुई है। हम क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करना है ना। V इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी। एन क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का है 44। मास हमें गिवन है 8.8 ग्राम। मोलर मास इसका 44 ग्राम है। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू हो गई हमारी आर की। प्रेशर गिवन है हमारा 1 बार। टेम्परेचर हमारा गिवन है कितना केल्विन, 273 प्लस 31.1 केल्विन। 273 प्लस 31.1 केल्विन। जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा वॉल्यूम होगा लीटर में। जब हम इससे पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर इसका आना चाहिए, आंसर मेरे सामने है, पता है मुझे, आप लोग करोगे सॉल्व इसको, 5.05 लीटर। ये फाइनल आंसर इसका रिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे ही डेफिनेटली आप लोगों ने इसको किया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं इसके बाद। जो हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ये तो सॉल्व कर ही लिया हमने, पता चल गया। बड़ा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था ये। 2.9 ग्राम ऑफ ए गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्युपाइड सेम वॉल्यूम। हमारे पास किसी गैस का वॉल्यूम है, पता नहीं कितना है, वी मान लो। कितनी ग्राम गैस का, 2.9 ग्राम गैस का। टेम्परेचर इस कंडीशन में 95 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलेंगे इसको। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन का है। अब यहां पर गैस ओपन कर दी, यहाँ के H2 है। मोलर मास हमें इसका पता है। और सेम वॉल्यूम एज कितने ग्राम, 0.184 ग्राम हाइड्रोजन का। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 17 डिग्री सेल्सियस। अगर 0.184 ग्राम हाइड्रोजन लें तो उसका जो वॉल्यूम आता है वो किसी गैस के 2.9 ग्राम के वॉल्यूम के बराबर होता है, अगर उस गैस को 95 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाए तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मोलर मास बताना है इस गैस का। गैस देखना है हमें। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जब हम करते हैं दो अलग अलग कंडीशन के लिए, तो यहां पर जो गिवन सेट ऑफ कंडीशन है वो क्या है, सेम प्रेशर है। जो प्रेशर इसका है वही प्रेशर इसका है। और क्या चीज सेम है, जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका है। वी इसका वॉल्यूम है तो वी इसका वॉल्यूम है। तो मैं कह सकता हूं इसको, जैसे हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, तो P1 इज इक्वल टू P1 V1
इज इक्वल टू P2V2 करते हो। दोनों बराबर बराबर हैं, इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम किससे सॉल्व कर पाएंगे? nRT T1, बल्कि N1 मोल्स अलग अलग हैं, ग्राम अलग अलग है ना, मोल्स अलग अलग है। N2 RT2, इससे सॉल्व हो। इसमें जो प्रेशर एंड वॉल्यूम टर्म्स थे वो इक्वल होने की वजह से दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो गए। मुझे क्या लिखना चाहिए? N1 को क्या लिखना चाहिए? W1 ओवर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ 1। R से तो R कैंसिल हुआ। T1 इज इक्वल टू N2 W2, सेकेंड केस में मोलर मास ऑफ 2, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। ये नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये मैं जानता हूं। T2 मैं जानता हूं, सारी चीजें ये मुझे पता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? M2 के लिए W2 ओवर W1 मल्टीप्लाइड बाई M1 मल्टीप्लाइड बाई T2 ओवर T1। ये फॉर्मूला हमें देगा मोलर मास इस अननोन गैस का, जो पता नहीं थी मुझे। मोलर मास इस वाले का, इसे मैंने 1 मान रखा है, इसे 2 मान रखा है। इसका मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। W2 कितना है? 2.9। W1 कितना है? 0.184। टेम्परेचर T2 कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर T1 कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसका मोलर मास होगा। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। W2 ये ग्राम में दिया है, 2.9। W1 0.184। मोलर मास 2। टेम्परेचर 273 प्लस 95। टेम्परेचर 1, 273 प्लस कितना दिया है? टेम्परेचर 117। ये हमारी कैलकुलेशन होकर जो आएगा वो M2 होगा, अननोन गैस का मोलर मास हो। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर 40 आ जाए। आपको सॉल्व करके करना है। मैं सॉल्व करके, मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं आंसर देख करके बता रहा हूं। सीधा सा ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। एक कोई मिक्सचर है हमारे पास हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, O2 है। बस ये डब्बा बनाना सीखो। H2 है। प्रेशर कितना है इस पूरे मिक्सचर का? 1 बार। ट्वेंटी % जो इसमें है वो डाई हाइड्रोजन है, और बाई वेट की बात हो रही है। मतलब सीधी सी बात है, अगर टोटल गैस का वेट 100 ग्राम है तो हाइड्रोजन 20 ग्राम। यही तो मतलब होगा 20 ग्राम का मतलब। अगर टोटल मैं मान लेता हूं वेट ऑफ टोटल गैस,
टोटल मतलब O2 प्लस H2 100 है। H2 कितना होगा, ग्राम की बात हो रही है, दे दिया क्योंकि हमें 20% बाय वेट है, वेट वॉल्यूम नहीं। H2 20 ग्राम होगा, 1 ग्राम होता तो 0.02 ग्राम हो जाता। 20% क्योंकि निकालना था मुझे। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो H2 अगर 20 ग्राम है, 100 ग्राम मान करके टोटल गैस के मिक्सचर का वेट मैं O2 का मास मान सकता हूं कि 80 ग्राम होगा। मोल्स बना सकता हूं मैं, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, मास ओवर मोलर मास 10 मोल है। O2 के मोल्स मास ओवर मोलर मास 32 है O2 का। मैं जब इसको कैंसिल करता हूं 5/2 हो गया, 2.5 मोल्स आ गया। ऑक्सीजन के मोल्स हैं मेरे पास 2.5, हाइड्रोजन के मोल हैं 10। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला अब सोचना पड़ेगा, जिसे याद नहीं है उसे याद करना पड़ेगा। किसका पार्शियल प्रेशर करना है, पार्शियल प्रेशर मुझे निकालना है डाइहाइड्रोजन का। कैसे निकाला जाएगा, पार्शियल प्रेशर डाइहाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये कभी आपको डिस्कस किया था थ्योरी में। क्या करेंगे, पी टोटल कितना है 1 बार, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए मुझे, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल कितने थे 10, टोटल मोल्स कितने थे 10 प्लस 2.5। ये मोल फ्रैक्शन निकाला मैंने H2 का, नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स, और ऊपर लिखेंगे हम क्या, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल 1 बार। ये हमारा आंसर आ जाएगा 10/12.5 इज अवर आंसर। इतने बार आंसर है। 100/25 से कर लो, 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, नहीं 1/5 नहीं, 4/5 सॉरी। जब हम 25 से करेंगे तो 4 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 0.8 आंसर सीधा। 0.8 बार होना चाहिए आंसर। ये रहेगा इसका सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट फॉर द क्वांटिटी
PV स्क्वायर T स्क्वायर बाय N। प्रेशर V स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर, टेम्परेचर स्क्वायर। SI यूनिट रखनी है। SI यूनिट तो ये होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है यूनिट, SI यूनिट, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, केल्विन स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, मोल। अब सॉल्व कर लो, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। बड़ा सीधा सा वे। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि ऐसा ही यूनिट की बात हुई। बार में, एटमॉस्फेयर में, इसमें ना लेकर हम फोर्स पर यूनिट एरिया काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन। चार्ल्स लॉ ने बताया था कि सबसे कम टेम्परेचर -273 सेल्सियस हो सकता है, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि हमने जो चीज मान रखी है, जहां से हमने शुरू किया, कहां से शुरू किया था, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर। किसी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता जाता है, ये चार्ल्स लॉ बताता था हमें। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया, यहां 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ये 0 ले लो। वॉल्यूम क्या होगा? जैसे जैसे हम टेम्परेचर और कम करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम और ज्यादा कम होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वॉल्यूम बिल्कुल 0 हो जाएगा। वॉल्यूम 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी तो वॉल्यूम 0 नहीं है, 0 वॉल्यूम तो यहां कहीं जाकर के होगा। क्या करूंगा? ये मैंने 0 वॉल्यूम ले लिया जरूर, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं लेता हूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 वॉल्यूम नहीं होता है। किसी भी गैस का कितनी गैस एग्जिस्ट करती हैं, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ना लिखकर मुझे यहां लिखना चाहिए था, इधर लिखना चाहिए। वेल, मैं अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, टेम्परेचर और कम किया और कम किया, करते 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 मैं किसी एक पॉइंट पर ले आया इसको, जहां पर मैंने इसको वॉल्यूम को कितना कर दिया? बिल्कुल 0 कर दिया। तो वो इमेजिनरी टेम्परेचर कहलाता है गैस का वॉल्यूम 0। वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो हम 100 लीटर कोई गैस लेते हैं, बहुत बहुत कम टेम्परेचर पर 100 लीटर गैस बिल्कुल थोड़ी सी ना के बराबर बन जाएगी। मान लो ये 10 ml बन गई, तो 10 ml एंड 100 ml में, 100 लीटर में, इसके लीटर को ml बनाओ, 100,000 हो गया। ये तो नेग्लेजेबल हो गया ना बिल्कुल। तो नेग्लेजेबल तो हो सकता है, परफेक्ट 0 नहीं हो सकता। तो ये टेम्परेचर इमेजिनरी टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर तो 0 था। वॉल्यूम 0 कब हुआ? जब टेम्परेचर कम होता 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 यहां पर आ गया। ये टेम्परेचर इमेजिनरी टेम्परेचर है, ये वाला। और ये टेम्परेचर जिस पर कोई गैस का वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम और बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम और बढ़ गया, बढ़ता जाता है। तो ये 0 से कम हो रहा है, तो 0 था, कम होता जाएगा, होते 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 ये -273 डिग्री सेल्सियस होगा। ये मैंने गलत लिख दिया, मैं करेक्ट करके लिख रहा हूं इसे। ये टेम्परेचर होगा और -273 के यहां पर आएगा ये वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। तो चार्ल्स के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, 0 वॉल्यूम वाली एक कंडीशन आएगी -273 डिग्री सेल्सियस। बस इतना एक्सप्लेनेशन काफी रहेगा आपको। ये एक थ्योरी अलग है क्रिटिकल टेम्परेचर वाली। ये अभी मैं जब थ्योरी आपको डिस्कस करूंगा इसकी, तब ये समझ आ पाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्रिटिकल टेम्परेचर जानना पड़ेगा आपको। क्रिटिकल टेम्परेचर एक टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर से ऊपर कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। बस अभी मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। जैसे मेरे पास कोई भी एक वेसल है, इसमें मैंने कोई प्रेशर बढ़ाने के लिए पिस्टन लगा दिया, गैस होगी। अगर मैं टेम्परेचर को डाउन करता हूं तो मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे। मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर बढ़ाते 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 इसको इतना कर दिया कि ये लिक्विड बन गई गैस। गैस किस फॉर्म में आ गई, अब लिक्विड में आ गई। तो प्रेशर बढ़ाने पर कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। ऐसा नहीं मैं किसी भी गैस को किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड बना सकता हूं। एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जिससे ऊपर, भाई आप एक और तरह गैस को लिक्विड बना सकते हो। गैस का अगर टेम्परेचर कम कर दो, करते 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 टेम्परेचर डाउन करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो लिक्विड बन जाएगी गैस। यानी एक तरफ टेम्परेचर, एक तरफ प्रेशर, दो चीजें मिलकर के किसी गैस को लिक्विड बनाती हैं। अगर टेम्परेचर बहुत कम करो, प्रेशर बहुत ज्यादा कर दो, तो कोई गैस लिक्विड बन जाती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रेशर पर वर्क कर रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट का रखा है मैंने, तो ऐसा नहीं कि आप 1000 डिग्री सेल्सियस पर भी किसी गैस को लिक्विड बना लोगे। टेम्परेचर भी इतना आगे का रखा है आपने के तो गैस ही रहेगा। इतने पे तो सॉलिड भी कोई गैस बन जाता है, लिक्विफाई कैसे होगा। कोई एक टेम्परेचर होता है जिससे ज्यादा टेम्परेचर पर कोई गैस लिक्विड नहीं बनती। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के पॉइंट को, उससे नीचे नीचे पर हम प्रेशर बढ़ाकर लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर कर दिया मैंने तो ये गैस लिक्विड नहीं बनेगी। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये टेम्परेचर 31.1 है। मीथेन के लिए ये टेम्परेचर -81.9 डिग्री सेल्सियस। मतलब मीथेन को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब -81 से ऊपर अगर टेम्परेचर कर दोगे, मान लो आप -70 कर देते हो, तो आप -70 पे मीथेन को लिक्विफाई नहीं कर सकते। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को आप 31 से नीचे टेम्परेचर पर 15 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई कर सकते। प्रेशर बढ़ाओ, हो जाएगा किसी ना किसी प्रेशर पर। अब लिक्विड का बनना किस बात पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर।
ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगी। इसको लिक्विड में आसानी से बदल सकते हो। मीथेन को लिक्विड में बदलना मुश्किल है क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड बना पा रहे हो, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है इसकी। इसकी इसको लिक्विड बनाना डिफिकल्ट है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसकी कम है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं CH4 में। क्या इंफॉर्मेशन देता है क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में? ये इंफॉर्मेशन देता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, more easily that particular gas can convert into liquid। ये वाली इजीली कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, डिफिकल्टली कन्वर्ट होगी लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कन्वर्ट हो सकती है हाई प्रेशर पर। अगर इसका मैं 0 डिग्री सेल्सियस रखूंगा मीथेन का तो -81 से तो बहुत ज्यादा है 0, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगी लिक्विड में मीथेन। तो जो आसानी से कन्वर्ट हो पा रही है उसी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। ये एक्सप्लेनेशन आपको देना रहेगा यहां पर। पढ़ लो आप इसे एक बार, मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर समेत पूरा ही बता दिया आपको। एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है ये। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, वैंडरवाल्स कांस्टेंट पढ़े थे आपने वैंडरवाल इक्वेशन में। सिग्निफिकेंस ऑफ वैंडरवाल्स पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या थे वैंडरवाल्स? एक ए था एक बी था। तो वैंडरवाल इक्वेशन हमने की थी। ए इंडिकेट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, कांस्टेंट है ये किसी एक गिवन गैस के लिए। ए डिसाइड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतना ज्यादा ए होगा। बी मॉलिक्यूल के साइज को डिपेंड करता है। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो हमने एक वैंडरवाल इक्वेशन पढ़ी थी, उस वैंडरवाल इक्वेशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। नोट करना है इसको, बात काम की है ये। किन ए एंड बी की बात हो रही है? ये वैंडरवाल कांस्टेंट हैं जो हमने वैंडरवाल इक्वेशन लिखी थी ना, एक PV इज इक्वल टू nRT। ये रियल गैस के लिए है, सॉरी आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए क्या होगा? इसमें अमेंडमेंट किया हमने P में एंड V में। इसमें क्या एक अमेंडमेंट किया था, चेंज किया था, n² ओवर V² मल्टीप्लाइड बाई A। ये पैरामीटर एक इंट्रोड्यूस किया था जिसमें A वाज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। P के साथ एक V आ गया,
वी में जब हमने अमेंडमेंट किया -NB, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, B क्या है, कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है साइज पर, मॉलिक्यूल का साइज वॉल्यूम से रिलेटेड है ना, हमें कोई फैक्टर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने आइडियल गैस में मान रखा है कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये बी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पर। इज इक्वल टू nRT। तो ये दो पैरामीटर ए एंड बी हमें बताने थे, एक्सप्लेन करने थे। इस तरह हम इन्हें कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम भी हैं जो एडिशनल हैं, ये एनसीईआरटी की हो गई पूरी, आपकी सारी की सारी करा दी, मैं कुछ एडिशनल प्रॉब्लम भी आपको इसमें करा रहा हूं। एडिशनल प्रॉब्लम्स सब वही थ्योरी बेस्ड ही हैं, सब जो हमने सारी की सारी पहले क्लास में थ्योरी पढ़ी है, उसी पर बेस्ड होंगी सबके सब ये प्रॉब्लम्स। आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैसेस which is expected to show more deviation from ideal behavior। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएशन कौन शो करेगा। भाई आइडियल गैसेस में हमने मान रखा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि मॉलिक्यूल के, गैस में मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हैं, ये मान रखा है, ये हमने एज्यूम कर रखा है। लेकिन सचमुच में तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होते हैं, और ये इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे डेविएशन उतना ज्यादा होगा। अमोनिया में ये इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है, अमोनिया में पोलर हाइड्रोजन मौजूद, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इंटरेक्शन ज्यादा है, ज्यादा इंटरेक्शन मतलब डेविएशन ज्यादा। more deviation is in ammonia because more intermolecular forces। समझ आ गई होगी बात ये अच्छी तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड में तो डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज है, ये इंटरेक्शन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आंसर हो गया इसका जो मैंने समझाया आपको। बस एक बात याद रखो, अमोनिया में क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड। शॉर्ट में आंसर लिखोगे तो मैं इसको आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो शॉर्ट में लिखो भी आंसर जो लिखने हैं आपको लिखने हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं लिख। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बस ये इतना आंसर काफी। कैन वी अप्लाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नहीं भाई, ये तो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जिनमें आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। CO O2 के साथ जब कंबाइन होगा CO2 बनकर, ये कॉम्बिनेशन होकर अलग एक हमें मॉलिक्यूल मिल जाए, तो ये हम इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज दे कंबाइन, या और भी कोई अगर आपको कभी दे दिया होता N2 एंड H2, ये भी जुड़ जाते हैं आपस में, अमोनिया बना देते हैं। केमिकल रिएक्शन जो सीधे सीधे कर लेते हैं बिना किसी कंडीशन के, नॉन रिएक्टिंग गैसेस चाहिए होती हैं हमें गैस लॉ अप्लाई करने के लिए, ये अप्लाई कर सकते हैं।
आउट ऑफ ड्राई एयर एंड वेट एयर विच इज हेवियर। जो हमारे पास ड्राई एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होंगी। ड्राई एयर में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। पॉल्यूशन है तो NO2, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि जो वेट एयर होती है उसमें ये तो होंगे ही, प्लस अदर गैसेस, वाटर वेपर्स भी होंगे। हम क्या कहते हैं, हैवी गैस बताना है हमें या लाइट गैस बताना। वाटर आ गया एक्स्ट्रा, H2O। इस वाटर की जो वेपर डेंसिटी होती है उसे चेक करना पड़ेगा। वेपर डेंसिटी, वाटर की वेपर डेंसिटी देखनी पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे। वेपर डेंसिटी यूजुअली मोलर मास पर डिपेंड करती है। जैसे हम दो मेन कंटेंट अगर लें, N2 एंड O2, इसका मोलर मास है 28, इसका मोलर मास है 32, वाटर का मोलर मास है 18। मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी, मास बराबर बराबर अगर हम लें तो डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी किसकी, वाटर की कम, N2 की ज्यादा, O2 की और ज्यादा। इसका मतलब क्या है, एक मेरे पास मिक्सचर है जिसमें वाटर वेपर्स हैं, N2 है, O2 है। अब ये H2O कैसे आया होगा एयर में, N2 को रिप्लेस करके आया होगा। N2 की वेपर डेंसिटी ज्यादा थी, कम वेपर डेंसिटी वाला आ गया। अब प्योर गैस है जिसमें N2, O2, बाकी और CO2 वगैरह है। ड्राई है, बिल्कुल परफेक्ट ड्राई, वाटर नहीं है। इसमें हैवी गैसेस हैं, वेपर डेंसिटी इनकी ज्यादा है। इसका मतलब है ड्राई गैस विल बी मोर हैवी। भाई वॉल्यूम तो सेम ही रखेंगे ना, सेम टेम्परेचर रखेंगे ना, सेम प्रेशर रखेंगे ना, तब वॉल्यूम सेम रखा तो वाटर कैसे आया, N2 हट के आया वाटर। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां जब डेंसिटी चेक की हमने तो सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास आएगा किसका, नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर होंगे तो ज्यादा मास आएगा इसका, ड्राई गैस का, कम मास आएगा इसका, क्योंकि मोलर मास ही इसका कम है। या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स की डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है N2 एंड O2 से। देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हैवी वेपर्स आ जाएंगे तो एयर जो हो जाएगी वो हैवी हो जाएगी, जबकि हैवी नहीं होती। नॉर्मल जो हमारी एयर होती है, हेल्दी एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना जरूरी होता है। 100% ड्राई अगर हो जाती है तो वो तो बड़ी डेंजरस होती है एयर। बिल्कुल ड्राई एरिया में जब हम चले, बहुत हाइट पे चले जाते हैं
जहाँ बहुत टेम्परेचर डाउन होता है, बर्फ पड़ी होती है, वहां एयर बहुत ड्राई होती है, मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, उसमें डेंजरस होती है वो एयर। जैसे लद्दाख लेह में चले जाते हो तो वहां पर बहुत ड्राई एयर होती है, और ड्राई एयर होगी तो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। वेल वो एक अलग इशू है, हमसे तो अलग क्वेश्चन पूछा है। तो हैवी कौन सी होगी? वो जिसमें वाटर नहीं है या वाटर कम है। जस्ट रीड कर लो आप इसे, एक बार भेज दूंगा मैं आपको इसको, सारा ये जितना भी है समझा दिया मैंने आपको जस्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन। CO2 होता ही है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, हैवी है, 32 मास है इसका, 44 है इसका। एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तो और कम होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है। लेकिन जो लोअर एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए भी नहीं होता, अर्थ क्रस्ट है हमारी जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ज्यादा होता है। CO2 अगर ज्यादा हो जाएगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बहुत कम होता है CO2, अपर लेयर में ज्यादा होता है CO2, काफी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लोअर लेयर में नहीं होता। क्यों? देखने में ऐसा लगता है ये भारी है, भारी चीज तो नीचे होगी। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और डिफ्यूजन गैस में एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज होने की, जो ग्रेविटेशनल से अलग है। डिफ्यूज होना क्या है? जैसे हम गैस को ही रखते हैं, ये अलग टॉपिक है एक्चुअली डिफ्यूजन का, इसको हम मैं बता दूंगा कभी आपको किसी टाइम। जैसे मान लो कोई गैस कहीं पर रखी है और एक पिन होल कर दिया हमने, तो अब ये फैलना शुरू करती है, स्प्रेड करना शुरू करती है। ये एक क्वालिटी प्रॉपर्टी है गैस की, एक्सपैंड करने की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएंगे मॉलिक्यूल, हवा में फैलते चले जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड नहीं करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करती है। जो एटमॉस्फेयर में सारे मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो डिफ्यूजन पर बेस्ड हैं। किसी गैस का डिफ्यूजन कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इस पर बेस्ड है। तो आप इसमें सीधा सा आंसर ये करोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा नहीं है कि हैवी है तो वो नीचे ही होगी गैस, फिर तो और भी कोई हैवी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, फिर तो सबसे नीचे होनी चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बहुत हैवी होती है, 32 इसका होता है और 32 इसका, 64 होता है। इसकी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी होती होगी, जब डिफ्यूजन कभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। डिफ्यूजन पर ये डिपेंड करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप ये भी कर सकते हैं। जस्ट रीड कर लो आप इसे,
मैं बता दूंगा अभी फिर इसकी डिटेल आपको भेज दूंगा, मींस इसका पीडीएफ। दो टाइप के प्रोसेसेस हैं इनफैक्ट ये। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक बड़ा रूम है, एक पर्सन कोई यहां पर खड़ा है, सपोज करते हैं कोई एक बंदा जो है यहां पर खड़ा है, और यहां पर एक किसी कंटेनर में, सपोज करते हैं कि ये कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें जो हमारा डिओड्रेंट वाला स्प्रे होता है वो मटेरियल इसमें भरा है और कवर कर रखा है मैंने इसे। अगर मैं इस कवर को हटा देता हूं तो ये गैस निकलकर इसमें से, जो डिओड्रेंट वाली गैस है, ये फैलने की टेंडेंसी रखती है, डिफ्यूज हो जाएगी। धीरे 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 थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसको स्मेल आ जाएगी। जैसे कोई बड़ा स्प्रे करता है, स्प्रे करने पर थोड़ी सी देर के बाद रूम के दूसरे कॉर्नर में भी स्मेल आ जाती है, उसको खुशबू आ जाती है। ये डिफ्यूजन है। गैस का फैलना ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है। एक और प्रोसेस होता है, इससे मिलता जुलता होता है, कंफ्यूजन होता है उससे, मैं बता दूं उसको भी। एक होता है इफ्यूजन, डिफ्यूजन अलग, इफ्यूजन अलग। इफ्यूजन तब उस प्रोसेस को कहते हैं जहां, अगर जैसे हमारा कोई एलपीजी का सिलेंडर, ये एलपीजी का जो सिलेंडर रखा होता है घर में, कई बार क्या होता है, यहां बहुत छोटा सा एक बहुत बारीक सा पिन होल हो गया, धीरे धीरे गैस यहां से रिसना शुरू कर जाती है, इसके प्रेशर के कारण बाहर आ जाएगी गैस। इसमें अगर वाटर होगा तब तो नहीं आएगा ना, लेकिन गैस है तो वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को किसी पिन होल से, किसी एक ऐसे पॉइंट से जो बड़ा एक छोटा सा लीकेज कहीं हो जाता है, उससे एक्सपैंड करना गैस का, बाहर उस कंटेनर से बाहर आकर के फैल जाना। यहां पिन होल नहीं था यहां तो ये हमने बस इसको रखा हुआ था। एक पिन होल से बाहर आने के प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं। मिलता जुलता सही होता है ये। अब वो तो ये है कि स्मेल आ जाती है, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जानबूझ करके मिलाया जाता है कुछ ऐसा मटेरियल जो स्मेल कर जाए, अदरवाइज जो एलपीजी ओरिजिनल होता है वो स्मेल फ्री होता है, कोई स्मेल नहीं होती उसकी। उसमें मिलाते हैं जानबूझकर ताकि हमें अगर वो कहीं लीकेज है तो पता चल जाए, स्मेल उसमें मिलाई जाती है। ना मिलाएं तो लीकेज होगा तो पता ही नहीं चलेगा, कोई दुर्घटना हो सकती है। वेल, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। लो, ये क्वेश्चन आ गया एक। पढ़ो डेफिनेशन इसकी। ये जो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन इसके नाम में ही मौजूद है, सारा का सारा। जैसे हम क्या कहते हैं, वर्ड एक है हमारे पास थर्मो,
और दूसरा डायनेमिक्स। थर्मो से मतलब है हीट, डायनेमिक्स मतलब कुछ मूव कर रहा है, कुछ चल रहा है, मींस कुछ चेंज हो रहा है। हीट चेंज जब हम, अब ये केमिस्ट्री में पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब है डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस को हम फोकस करके सारा कुछ करेंगे केमिकल रिएक्शंस तक पहुंचने में, लेकिन हमें इसके कुछ बहुत सारे बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। मींस क्या स्टडी करने वाले हैं हम इसमें, कुल मिलाकर के स्टडी करने वाले हैं हीट चेंज, हीट चेंज का रिलेशन केमिकल रिएक्शन से। यहां केमिस्ट्री वाला जो थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स वाला जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक अलग चीज है, उसका रिलेशन इंजन से हो जाता है, मैकेनिकल फोर्स के साथ उसका ज्यादा रिलेशन है। यहाँ केमिकल चेंज से ज्यादा रिलेशन, कहीं ना कहीं चीजें क्योंकि जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये दोनों चीजें साथ चलती। तो जब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तो क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हीट। मतलब क्या चीज है, हीट एनर्जी है, चेंज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है वो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे काम का है। एक तो हमने प्लेनली बोल दिया थर्मोडायनेमिक्स हीट चेंज तो कहीं पे भी हो सकता है भाई, एक कोई इंजन है उसमें से इंजन से हीट बाहर आ रही है, कितनी हीट वो कंज्यूम कर रहा है, कोई मशीन में हो रही है। लेकिन हम यहां कंसर्न्ड हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, मींस केमिकल एनर्जेटिक्स से। तो हम यहां जो कंसर्न रहेंगे, हम कंसर्न रहेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स से, मींस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक टर्म है, दूसरा टर्म है हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स। और इसके बाद इससे थोड़ी बहुत चीजें सीख करके हम ट्रांसफर हो जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री पर। इसका बिल्कुल अलग मीनिंग है, ये थर्मोडायनेमिक्स से काफी हद तक अलग है थर्मोकेमिस्ट्री। यहां ये एक ही चैप्टर में इसी में दिया हुआ है, कुछ यहां बहुत अलग ज्यादा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री वैसे सुनने में लगेगा कि बिल्कुल एक ही जैसी सी बात है, लेकिन हम यहां इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से कंसर्न होंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स से कंसर्न होंगे। ये चीज पढ़ने के बाद हम केमिस्ट्री में जो बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसमें एनर्जी हमें यूज करनी होती है, इसको सबको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये वाला पोर्शन अलग है। जैसे मैं कई बार पहले भी लिख देता था, जो शुरू किया मैंने क्लास में लिखा, डेल्टा एच लिख देता था मैं, डेल्टा ई लिख देता था, वो अब सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्या है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स का क्या मतलब है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हीट चेंज ऑब्जर्व करते हैं विद द चेंज इन केमिकल सिस्टम और केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जेटिक्स। डेफिनेशन क्या हो गई, ब्रांच
ऑफ केमिस्ट्री, साइंस भी कह सकते हो, विच डील विद हीट चेंज। हीट क्या है? एनर्जी चेंज। एनर्जी की स्पेसिफिक फॉर्म हो गई ना हीट, विद केमिकल रिएक्शंस, विद हीट चेंज associated with chemical reactions is called as chemical energetics और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट की बात करनी है। अगर बिल्कुल प्योर थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, वर्ड केमिकल आ ही नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है? हीट चेंज विद ट्रांसफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सिर्फ प्योर थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देनी है, ये तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया या केमिकल एनर्जेटिक्स हो गया। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, शॉर्ट में लिखूंगा मैं आगे फ्यूचर में थर्मोडायनेमिक्स को टीडी लिखूंगा। थर्मोडायनेमिक्स की बात अगर कर रहे हो आप, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ हीट चेंज with and heat change and its transformation also। क्या मतलब भाई? हमने एक डब्बा लिया था, उसमें क्या किया था? जब इसे हीट किया, हीट करने पर गैस एक्सपेंड करेगी। अब हीट करने पर हुआ ना ये काम, हीट ट्रांसफॉर्म हो गई, हीट ने क्या किया? वर्क कर दिया भाई। हीट चेंज एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन विद एनी चेंज is called as thermodynamics। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमें क्या डिफरेंस मान करके चलना है अभी इस बात में? इस लेवल पर हमें ये सारी चीज सोच करके चलनी है कि बिल्कुल प्योर थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है। यहां केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हम प्योर थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं करेंगे। प्योर थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा का पूरी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। यहाँ हम उसका एक छोटा सा पार्ट जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, हाँ कुछ चीजें ऐसी अप्लाई हो जाती हैं जैसे गैस लॉज वगैरह, ये सारी चीजें इसमें अप्लाई हो जाती हैं। हम इसमें हीट चेंज, हीट एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हीट निकलती है। प्योर केमिकल रिएक्शन से जब हम रिलेट कर लेंगे तब हम उसे थर्मोकेमिस्ट्री बोलना शुरू कर देंगे। ये अंतर के साथ आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, और इसे मिक्स नहीं करना है। दैट मीन्स दो थर्मोडायनेमिक्स को, इसको पढ़ते पढ़ते बच्चे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इसलिए मैं इंजन कैसे काम करेगा ये नहीं सीखना है हमें, यहाँ थोड़ी थोड़ी टच मतलब बेसिक्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज नहीं है। वेल, एक बात तो ये हुई। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो
किसी एक फिक्स सिस्टम के साथ डील करती हैं। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं? मतलब ये बिल्कुल एब्सोल्युटली वर्क नहीं करता है। लिमिटेशन का मतलब कुछ कमियां हैं, यही बोलो। अगर सीधे सीधे शब्दों में साफ साफ बात बोली जाए तो कुछ कमियां हैं थर्मोडायनेमिक्स की। इसको मैं अच्छे से वर्ड दे करके क्या बोलूंगा? लिमिटेशन ऑफ। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई। एरिया क्या है? थर्मोडायनेमिक्स कहाँ काम करता है? एनर्जी चेंज केमिकल रिएक्शन के साथ। केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ना हो, कोई फिजिकल चेंज हो, उसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा? हीट चेंज क्या होगा? ये थर्मोडायनेमिक्स है। इसकी लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इस बात का? दुनिया में जो सब्सटेंस मटेरियल हम जिन्हें स्टडी करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे हमारा वॉल्यूम है, मैक्रोस्कोपिक है। जैसे हमारा मैस है, जैसे हमारा प्रेशर। अब ये बल्क में जब कुछ होगा, मॉलिक्यूल की गिनती पर जब मैं आ जाऊंगा, काउंटिंग पर, मोल पर नहीं, तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। मैं कहता हूं कि 5 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई कैसे बताओगे 5 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम? तो थर्मोडायनेमिक्स में काम का ही नहीं है हमारे। हम चीजों को बड़े लेवल पर सोच रहे हैं, यानी कंसिडरेबल वॉल्यूम होना चाहिए। कम से कम 1 लीटर हो तो चलो 0.5 लीटर चल जाएगा, तो चलो 0.1 लीटर भी चला देंगे। कई बार 0.01 लीटर भी चल जाएगा। इट्स ओके, थर्मोडायनेमिक्स के लिए यहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप कहने लगो कि कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसका वॉल्यूम, कोई मॉलिक्यूल का सेट है, उसका वॉल्यूम 10⁻⁻5 लीटर है, तो भाई नापोगे कैसे इसको? मेजरमेंट कैसे होगा? तो थर्मोडायनेमिक्स डील कर सकता है सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, लाइक सॉरी, वॉल्यूम, मास, प्रेशर, टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर किसी भी चीज का बताते हो, वो चीज कम से कम 1 ग्राम 2 ग्राम, बहुत कम होगी तो 1-2 ग्राम का तो टेम्परेचर चेक करोगे। आप 5 मॉलिक्यूल का थोड़ी टेम्परेचर बता दोगे। इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास चेक करने के लिए। लिमिटेशन, एक बड़ी लिमिटेशन है। क्वेश्चन आता है ये, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दूसरी लिमिटेशन, एटम के स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना इसको नहीं है। इट डज नॉट डील विथ क्यों नहीं? टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोई स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बताता है कुछ। प्रेशर है, मॉलिक्यूल की गिनती डिसाइड करती है, ना कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल की गिनती
प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम डिसाइड करेगा, ना कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। थर्मोडायनेमिक्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर से डील नहीं करता है, केमिकल स्ट्रक्चर से इसका कुछ लेना देना नहीं। क्या मतलब है इस बात का? फिर किस बात से डील करता है? ये डील करता है बल्क से। वॉल्यूम मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके कितनी जगह घेर रहे हैं। टेम्परेचर एक मॉलिक्यूल का थोड़ी होगा, टेम्परेचर पूरे सिस्टम का होगा, जिसमें कम से कम आधा मोल, 0.1 मोल तो होंगे ही एटलीस्ट, जिसका टेम्परेचर हम मेजर कर पा रहे हैं। दो लिमिटेशन ये हो गई। थर्ड, अगर हम सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि थर्मोडायनेमिक डील करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को। अच्छा, ये लिमिटेशन भी है, और हमें इन बिटवीन क्या हुआ उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। मींस thermodynamics considers only the initial and final state of system. But ध्यान देना इस बात पर, does not consider path followed, पाथ से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से मतलब है। जैसे एक जो आपने पढ़ रखा है उसका कुछ एग्जांपल लेकर के मैं बताने की कोशिश करता हूं। किसी गैस के कुछ पैरामीटर्स हैं जो गैस को डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम। अगर मैं नंबर ऑफ मोल 1 लेता हूं, टेम्परेचर 25 कर देता हूं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक कर देता हूं, तो इसका कोई वॉल्यूम होगा। मान लो V वॉल्यूम, ये इसका आ गया यहां। अब मैं चेंज करता हूं, ये इनिशियल स्टेट है एक। अब मैंने इसकी स्टेट चेंज करनी शुरू की। मोल्स सेम रखने हैं बस, क्योंकि सेम सिस्टम पे काम कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने सेम रखे, प्रेशर मैंने चेंज कर दिया, टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एक्सपेंड करके 1 मोल का 1 मोल रहेगा। प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना चाहते हो तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। आपने प्रेशर भी चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, तो भी वॉल्यूम चेंज होगा। आपने क्या किया, पहले इसको पिस्टन को अप कर दिया, फिर डाउन कर दिया नीचे, फिर आप इसी स्टेट पे ले आए, और आपने प्रेशर फिर 1 एटमॉस्फेरिक कर दिया, टेम्परेचर वही रखा 25 डिग्री सेल्सियस, तो सेम वॉल्यूम होगा अब इस। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि इन बिटवीन मैंने क्या चेंजेस किए हैं। ये अगर स्टेट है डिफाइन करने वाली, नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रेशर 1 है, टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो वॉल्यूम V ही होगा, चाहे आप जैसे भी लेकर के आए हो, चाहे आप इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहे हो, चाहे डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहे हो। तो थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर करता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को। वही हम करते भी थे, P1 V1 इनिशियल स्टेट थी।
थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर रहा हूं मैं इस गैस स्टेट को। एंड P2 V2 फाइनल स्टेट थी। इन बिटवीन क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर मैंने ये टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा है तो कभी मैंने अगर मान लो टेम्परेचर इसका T से बड़ा चेंज करके T1 कर दिया, फिर वापस T कर दिया, तो फिर ये P2 V2 पे आ जाएगा। इसे मतलब नहीं है इस बात से कि पाथ क्या यूज किया, बस फाइनल स्टेट इसकी यही है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात एक और है, लिमिटेशन नंबर 4। रिएक्शन जो होता है, जैसे मैंने ए लिया, कोई ए से बी बनाया, इसका 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया, ए से बी बना, इसमें कुछ अमाउंट एनर्जी का निकल गया, बाहर निकली एनर्जी, एक्सोथर्मिक है। एक फैक्टर और है इसमें जिसपे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, और वो है टाइम। टाइम मान लो इसे 5 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट। 1 मोल से 1 मोल बनने में 5 मिनट लगे, और एनर्जी सपोज करते हैं 100 किलो कैलोरी, इसमें लिबरेट हो गई, माइनस में साइन आ गया। अब अगर आप क्या करते हो, इसका टाइम फास्ट कर देते हो, मीन्स कम टाइम में अब ये रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन लिया, सेम ए है, सेम बी बना, 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, लेकिन इस बार आपने टाइम रिएक्शन का कुछ करके कैटलिस्ट ऐड किया, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉट स्पीड बढ़ा दी, इसकी रिएक्शन की चेंज हो जाती है। भाई यहां से आपको 1 किलोमीटर दूर चलना है, साइकिल से जा रहे हो, कई बार स्लो जाते हो, कई बार फास्ट जाते हो, पाथ वही है, रास्ते का डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन रेट अलग। ए से बी बदलने में टाइम इस बार कम लगा, मान लो 2 मिनट लगे, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये फास्ट रिएक्शन है, इसे बोलूंगा स्लो रिएक्शन है, कंपैरेटिव। इस लेकिन डेल्टा ई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी जितनी पहले निकली थी, अब बस जल्दी आ जाएगी एनर्जी बाहर, -100 किलो कैलोरी पर मोल। जितनी एनर्जी पहले लिबरेट हुई थी, उतनी ही एनर्जी अभी भी लिबरेट होगी। रेट से इंडिपेंडेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स का। हीट कितनी आएगी, कितनी जाएगी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ये कितना तेज हो रहा है रिएक्शन, कितना स्लो हो रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो एक बात क्या है, लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये ओवरऑल हमारी लिमिटेशंस हैं। एक जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे इसका देना था आप लोगों को कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। एक तो मैंने ये बताया आपको, दूसरा आपको ये बताया कि हम थर्मोडायनेमिक्स को एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को कैसे रिलेट करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है। एक बात और बताई मैंने कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या चीज हम रिलेट नहीं कर सकते थर्मोडायनेमिक्स से। ये 2 चीजें मैंने आपको डिस्कस की, बाकी इसके बाद का जो है वो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूँ।